Hello students, I am Dr. Namita Kishore, Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आप लोगों को पीजी सेकेंड सेमेस्टर के सस्टेन अटेंशन के अराउजल थियोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हिंदी में कहते हैं दीर्घीकृत अवधान का उत्तेजन सिद्धांत। हेब के प्रयोगात्मक सबूतों के आधार पर अराउजल थियोरी की व्याख्या की गई है। इस सिद्धांत में सस्टेन अटेंशन की व्याख्या न्यूरोफिजियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर की गई है। इस थियोरी को एक्टिवेशन थियोरी के नाम से भी जाना जाता है। हेब ने यह स्पष्ट बताया था कि सेंसरी इनपुट के दो मुख्य कारक होते हैं। पहला है, सेंसरी इनपुट से मस्तिष्क के वातावरण के बारे में कुछ सूचना प्राप्त होती है, और दूसरा है, सेंसरी इनपुट से मस्तिष्क में कुछ अस्पष्ट एवं विसरित क्रियाएं होती हैं, जिससे सतर्कता के स्तर में वृद्धि होती है और कोर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। कोर्टिकल ट्रांसमिशन यानी प्रमस्तिष्कीय संचरण होता है। अराउजल थियोरी के अनुसार सस्टेन अटेंशन या निगरानी कार्य में रेटिकुलर फॉर्मेशन या RAS की विशेष भूमिका होती है, जो एक नेट के आकार की संरचना होती है। इसका स्थान स्पाइनल कॉर्ड से होकर फोरब्रेन के थैलेमस तक होता है। सेंसरी इनपुट स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए RAS में पहुंचता है तो कोर्टेक्स के पूरे क्षेत्र में आवेगों का निर्माण होता है, जिस कारण व्यक्ति में अराउजल या एक्टिवेशन का सामान्य सार बनता है, यानी वह उत्तेजित होता है। RAS के कार्यों का प्रयोगात्मक समर्थन फ्रेंच 1959 तथा मॉल्मो 1957 ने अपने अध्ययन से किया है। इन लोगों ने बताया कि यदि पशुओं के RAS को काट दिया जाए तो वह निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। अराउजल थियोरी के अनुसार RAS को आदर्श स्तरीय कार्य करने के लिए वातावरण के स्टिमुलस में पर्याप्त परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। यदि स्टिमुलस की परिवर्तनशीलता क्रिटिकल लेवल से नीचे होगी तो व्यक्ति में उत्तेजनशीलता कम होगी और सस्टेन अटेंशन में भी कमी आएगी, क्योंकि इन स्टिमुलस के द्वारा RAS प्रभावित नहीं हो पाता है। फलस्वरूप व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजन का पर्याप्त स्तर नहीं रह पाता है और दीर्घीकृत अवधान का कार्य भी कम हो जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं जिनमें उत्तेजना के न्यूरोफिजियोलॉजिकल एवं निगरानी कार्यों के परफॉर्मेंस के बीच के संबंधों को दिखाया जाता है। इन न्यूरोफिजियोलॉजिकल इंडेक्स में EEG तथा GSR की क्रियाओं में कमी देखी जाती है। यहाँ EEG से तात्पर्य है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम तथा GSR से तात्पर्य है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। जब व्यक्ति उत्तेजन की अवस्था में होता है तो अल्फा वेव तथा GSR की क्रियाओं में कमी देखी जाती है। डेविस 1965 ने अपने अध्ययन में पाया कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल इंडेक्स तथा GSR में कमी के साथ विजिलेंस टास्क में कमी आ जाती है, यानी निगरानी कार्य में कमी आ जाती है। मिलोसेविक 1975 ने भी अपने अध्ययन में पाया कि GSR में कमी तथा संकेत पहचान में कमी एक समानांतर प्रक्रिया है। वेटी 1974 ने अपने अध्ययन में पाया कि जब ब्रेन एक्टिविटी में कमी होती है तो व्यक्ति में सतर्कता स्तर भिन्न होता है तथा सस्टेन्ड अटेंशन में कमी आ जाती है। RAS की क्रियाओं में इपिनेफ्रिन देने से वृद्धि होती है। इपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है। इन प्रयोगात्मक अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विजिलेंस टास्क या सस्टेन्ड अटेंशन कार्य में व्यक्ति के परफॉर्मेंस का सीधा संबंध कोर्टिकल एक्टिवेशन लेवल से होता है। एक्टिवेशन थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस या दोष भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।
इसका पहला दोष है, इस थियरी द्वारा इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि कितनी मात्रा में उत्तेजना देने से व्यक्ति का परफॉर्मेंस श्रेष्ठ बना रहेगा। इसका दूसरा दोष है, ब्रॉडबेंट 1963 ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि प्रयोगात्मक जोर तोड़ से विजिलेंस टास्क के परफॉर्मेंस में परिवर्तन की दिशा क्या होगी, इसमें यह पता नहीं चल पाता है। तीसरा दोष है, टॉलिन तथा फिशर 1974 ने अपने अध्ययन में पाया कि हल्के ढंग से उत्तेजित होने पर निगरानी कार्य में वृद्धि हो जाती है, परंतु जोन्स 1971 ने इसके विपरीत परिणाम पाया। इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है क्योंकि इसमें RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तथा उत्तेजन स्तर का संबंध सस्टेन्ड अटेंशन यानी दीर्घीकृत अवधान से जोड़ा गया है। That's all. Thank you.